हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले हैं वन शॉट रिविजन गद्य संकलन के चैप्टर शरणागत का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शरणागत, शरणागत का मतलब सबको पता है। शरणागत का मतलब क्या है गाइस? किसी की शरण में जाना, राइट। हम लोग किसकी शरण में जाते हैं? बहुत लोग बोलते हैं ईश्वर, या बहुत सारे नाम ऐसे देते हैं, यूजुअली ईश्वर नाम आता है, राइट। शरणागत का मतलब यहाँ पे किसी का शरण लेना। और शरण पता है हम लोग किसका लेते हैं? जिसको हम ईश्वर के पद पे रखते हैं, जिसपे हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चैप्टर में ऐसा ही होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी शरणागत में कहानीकार श्री वृंदावन लाल वर्मा ने मुख्य रूप से ऐसे दो प्रमुख पात्रों का समावेश किया है। प्रमुख पात्रों का समावेश माने दो मेन कैरेक्टर से स्टोरी को बिल्ड किया है, ठीक है, जो एक स्तरीय समाज में हीन और तिरस्कृत भाव से देखते हैं। ऐसा इंसान को लिया है मेन कैरेक्टर जिसको हीन भाव से देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है वो एक फूल की चाह पोएम से भी लिंक्ड है। इसमें प्रमुख पात्र रज्जब कसाई है, जो निरीह जानवरों की हत्या करता है। निरीह माने भोले भाले। दूसरा लुटेरा लठे ठाकुर है, ठीक है। दूसरा लुटेरा कौन है? एक ठाकुर नाम से फेमस, और वो थोड़ा मुन्ना भाई एमबीबीएस का कैरेक्टर जैसा है, जो हम लोग आगे देखेंगे। जो रात्रि के समय रास्ता चलते लोगों को लूट लिया करता है। दो कैरेक्टर कौन? वन इज ठाकुर, दूसरा रज्जब। नेक्स्ट, इन दोनों पात्रों के हृदय में दयालुता तथा भावुकता नाम की कोई वस्तु नहीं है। दोनों ही ऐसा कैरेक्टर है जिसमें ना दया है, ना इमोशंस है, ना भावना है, ठीक है। नेक्स्ट, ललितपुर प्लेस का नाम है। जाते समय बीमार पत्नी को लेकर रज्जब कसाई रात्रि व्यतीत करने के लिए रास्ते में मंडपुरा गांव में ठहर जाता है। उसको जाना था ललितपुर, ठीक है, बट उसकी पत्नी को हो गया बीच में बुखार, तो उसको लग रहा है रास्ते में अब कैसे जाए। और वो गाड़ी करना नहीं चाहता था, बैलगाड़ी, क्योंकि उसका रुपया लगता, वो था कंजूस था। तो वो सोचा छोड़ो, एक गांव था जिसका नाम था मडपुरा, वहीं पे रुक गया। क्या? मडपुरा। किंतु वो था कसाई, इसीलिए आसपास जिस भी घर में जा रहा था ना, उस घर में उसको कोई भी पनाह नहीं दे रहा था। अंत में वो गया ठाकुर के घर में, ठीक है। वे उसकी बातचीत से प्रभावित हो गए। क्यों? अपना जो ये इंसान है ना रजब, उसके अंदर एक क्वालिटी है, बातों का धनी। याद रखना, जो भी स्टडी मटेरियल देख रहे हो उनको सब चरित्र चित्रण याद हो जा रहे हैं, ये सब कैरेक्टर स्केच है। बातों का धनी, ठीक है। नेक्स्ट, किंतु कसाई होने के कारण गांव का कोई व्यक्ति उसको नहीं रखा, और वो ठाकुर के पास गया। और उसके बाद से प्रभावित होके वो क्या किया? ठाकुर ने उसको अपने शरण में रख लिया। दूसरे दिन रजब अपनी ज्वरग्रस्त माने बुखार से पीड़ित पत्नी को किराए की गाड़ी में बैठकर पुनः ललितपुर के लिए प्रस्थान किया। क्यों? इसके बीच में क्या होता है? ठाकुर बोला था तुमको हम पनाह दे देते हैं, बट सुबह उजाला होने से पहले तुम चले जाना, गांव के लोग देखने नहीं चाहिए कि तुम्हें मैंने रखा। क्यों? ठाकुर बोलने के लिए देख रहे हैं कितना फ्री है, सब लोग उससे डरते हैं, बट कहीं ना कहीं ठाकुर लोगों से डरता था कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज का उसको डर था। ये ठाकुर का कैरेक्टर स्केच है। नेक्स्ट, उसके बाद तो सुबह हो गया, ठाकुर उसको निकाल दिया। तो वो क्या, पहले बैठा एक पेड़ के नीचे, फिर वो गाड़ी किया, एक बैलगाड़ी, और उसमें अपनी पत्नी को बैठा के चला गया। रास्ते में उसे लुटेरों का गिरोह मिल जाता है, माने ग्रुप मिलता है, लुटेरे आ गए। उस गिरोह का मुखिया वही ठाकुर होता है, मेन लीडर ठाकुर, जिसके यहाँ रज्जब रात्रि के समय शरण पाता है। बातचीत करते समय ठाकुर को पता चल गया कि वो रज्जब कसाई है। क्यों? अंधेरा था, ऐसे डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा, ठाकुर के मुंह में पूरा एकदम बंधा हुआ है। तो ना ठाकुर को समझ आ रहा है रज्जब है, ना रज्जब को समझ आ रहा है ठाकुर है। तो ठाकुर ने रज्जब की बातें समझकर समझ लिया कि ये तो भाई रज्जब है, जो मेरे यहाँ शरण लेने आया था। नेक्स्ट, ठाकुर उन लुटेरों का मुखिया था, मेन लीडर। वो अपने साथियों को रज्जब को मारने पीटने से मना करता है, माने कहीं ना कहीं देख रहे हो, अपने जो भावना लेस इंसान था उसमें भावना आ रही है। अंत में एक लुटेरा द्वारा रज्जब के साथ सख्ती करने पर ठाकुर अपने साथी को रज्जब को न मारने के लिए चेतावनी देता है। उसके ग्रुप का एक इंसान था, वो बोलता है कि नहीं, मैं तो इसे मारूंगा एंड ऑल करके। तो उसको धमकी दे दिया ठाकुर की नहीं नहीं मारना है, और सारी बात बता देना। खबरदार जो उसे छुआ, ऐसे बोला कि खबरदार अगर उसको छुआ, नीचे उतारा, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर कर दूंगा। ये चेतावनी किसको दिया? ठाकुर ने गाड़ी वाले को दिया कि तुम इसको पूरा एंडिंग तक छोड़ के आओगे। माने ठाकुर एक वो ले रहा है, लीडर पोजीशन में आ रहा है, क्या कि तुम लोग जो इंसान मेरी शरण में आए, तो मेरा कर्तव्य है उसको घर तक क्या करना है, ठीक से पहुंचाना है। इसलिए गाड़ी वाले को भी धमकी देता है कि तुम इसको बीच रास्ते में भी नहीं उतारोगे, और कहीं भी ये सब का वर्णन मत करना जो भी अभी हुआ कि डाकू आए एंड ऑल। वह मेरी शरण में आया, रिवील कर दिया। क्यों बचा रहे? क्योंकि शरण में आया।
अगर हम लोग किसी के शरण में जाते हैं ना गाइस, तो बुरे सा बुरा व्यक्ति भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर कोई बदतमीज बदमाश बच्चा है, यूजुअली टीचर उसको क्या करते हैं, मॉनिटर बना देती है। तो वो मॉनिटर जब बन जाता है तो वो क्या बदमाशी करते हैं? नहीं। ये एग्जाम्पल उसी का था। कहानी के अंत में वो अपने साथी को अपने जीवन का सिद्धांत बताता है। बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। वो बुंदेल से था, ये आता है कि वो कहाँ से था, बुंदेल से था, इसलिए बुंदेला वर्ड है। और बोला कि हम लोग कुछ भी कर ले, चाहे हम ठाकुर है चाहे हम लुटेरे हैं, बट कोई मेरे शरण में आएगा तो मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। इस बात को गांठ बांध लो। गांठ माने अपने पॉकेट, अपने याद कर लो। यही कहानी का अंत हो जाता है। ये तो मैंने समरी बताया, अभी पूरा अच्छे से और बताऊंगा। चलिए। रज्जब जाति का कसाई था। वो अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था, अपना काम करके। माने कसाई था तो क्या है, जानवर को बेचना करना है सब। उसकी गांठ में दो तीन, या जानवर को मारना। उसकी गांठ में 200-300 रुपए की रकम थी। कितना था? गांठ माने पॉकेट में 200-300 रुपया था। बड़ी रकम क्यों बोला? उनके लिए तो बड़ा रकम ही है। रास्ता सुनसान और बीहड़ था, एकदम डिफिकल्ट जाने में। उसकी पत्नी बुखार से पीड़ित थी। उसने मटपुरा नामक गांव में रात व्यतीत करना चाहा, जो मैंने बोल दिया। उसे पता था कि वह अपनी जाति नहीं छिपा सकता, क्योंकि गांव के बहुत से लोग उसे पहचानते थे। क्योंकि वो जाति से कसाई था, लोग उसको नहीं रहने देंगे, इसलिए वो जाति नहीं छुपाता। क्योंकि गांव के लोग क्यों जानते थे? क्योंकि गांव के लोग भी छुप छुप कर रजब को अपने ढोर, ढोर माने एनिमल्स, बिक्री करते थे। और एनिमल्स को बेचा जाना बुरा होता है, वो भी कसाई को, क्योंकि कसाई जानवर को काटता है। नेक्स्ट। उसे पता था कि अपनी जाति छिपाना नहीं सकता है, क्योंकि गांव के बहुत से लोग उसे पहचानते थे। वे कसाई जाति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देते, माने ठिकाना नहीं देते। यद्यपि रजब ने कई लोगों से रात भर के लिए ठहरने के लिए निवेदन किया कि प्लीज मुझे रहने दो, रहने दो। सभी ने अपने यहाँ रखने से इनकार कर दिया। उसी मटपुरा गांव में गरीब ठाकुर रहता था। गांव के लोग उसके घर को गड़ी, गड़ी माने बंगला होता है, तो लोग इज्जत से, छोटा घर था फिर भी ठाकुर के घर को क्या बोलते थे? गड़ी। जैसे आदर सूचक माने रेस्पेक्टफुल वर्ड से बोलते थे। और राजा शब्द से संबोधित करते थे, और उसको राजा बोलते थे। ठाकुर को क्या बोलते थे? राजा। उसके घर को गड़ी। रजब उसी ठाकुर के द्वार पर जा रहा था, और कहा वहां, और कहा कि वह दूर से आ रहा है, बहुत थका हुआ है, उसकी पत्नी को बुखार है। अधिक सर्दी के कारण वह बाहर नहीं रह सकता, इसलिए रात भर 2 हाथ जगा दे दो, माने थोड़ा सा जगह देने का दया कर दो। ठाकुर ने जब उसकी जाति पूछा तो रजब ने सीधा आंसर दिया, डायरेक्ट एकदम, कि मैं कसाई हूँ। इस बात को सुनकर ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता आ गया, गुस्सा आ गया कि कसाई होकर तुम मेरे पास आ रहे। वो क्रोधित हो गया। जब रजब ने दीनता भरे स्वर में बोला, बोले थे ना धनी है, तो वो क्या बोला? मैं तो राजा के घर में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो वो पिघल गया यहाँ पर। इस बात को सुनकर ठाकुर का क्रोध ठंडा हो गया। उसने रजब को रात भर के लिए अपने यहाँ रख लिया। रजब अपनी पत्नी के साथ ठाकुर की पौर में सो गया, माने थोड़ा इनर आके आंगन को क्रॉस करके वहां सो गया। थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों ने आकर ठाकुर को इशारे में बुलाया। कोई लोग आए। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि कसाई रुपए की मोट बांधे इसी और आया है। माने ठाकुर का ग्रुप था, और उसमें से एक इंसान ने बोला कसाई को हमने देखा, और उसके पास पैसे थे, और वो इसी ओर आए हैं, उसे कल देखेंगे बोला। ठाकुर ने घृणित स्वर में बोला कि नहीं नहीं, कसाई का पैसा हम लोग नहीं लेंगे। माने सोच रहे खुद बुरा काम करता है, और दूसरा जो कसाई है उसको और वो बुरा समझता है। इससे क्या मैसेज मिलता है? जितना भी हम बुरा काम कर ले, हमारा बुरा काम नहीं दिखता है, सामने वाला बुरा करे तो उसको दिखता है। नेक्स्ट। ठाकुर, ये तो हो गया। नेक्स्ट। सवेरा होने पर रजब ठाकुर का घर ना छोड़ सका, क्योंकि उसकी पत्नी ज्वर ग्रसित होने के कारण कांप रही थी, तो वो सुबह नहीं जा पाया। वह एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। ठाकुर ने क्रोधित होकर रजब को घर छोड़ने के लिए कहा कि निकलो यहाँ से, सुबह हो गया, लोग देख लेंगे तो। रजब ने ठाकुर से बहुत अनुनय विनय की, बहुत रिक्वेस्ट किया, किंतु वह राजी नहीं हुआ। क्यों? ठाकुर को डर लगता था लोग क्या कहेंगे। तब राजब विवश होकर सपत्नीक माने पत्नी के साथ गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसने एक छोटी जाति के व्यक्ति की गाड़ी किराए पर कर ली। एक छोटा जाति का व्यक्ति था, उसका किराया कर लिया, गाड़ी ले लिया, बैलगाड़ी। किंतु पत्नी को तेज बुखार आ जाने के कारण रजब जा ना सका। उसे भय था कि गाड़ी में तो हवा लगेगी तो उसको और ज्यादा बुखार नहीं हो जाए। दोपहर बाद उसने अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाया और ललितपुर ले गया। रजब ने गाड़ीवान से जल्दी चलाने को कहा। अपने जैसे नहीं होता, लेट हो रहा है तो अपने खुद ही लेट करता है, और फिर गाड़ी वाले को बोलता है जल्दी चल, वैसे ही। तो वो बोला कि तुमने ही तो दिन भर लगा दिया, आप जल्दी चलने को कहते हो, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ, इतने कम किराए में नहीं जाऊंगा। लंबी बातचीत करने पर रजब का काम नहीं चला, उसे किराया बढ़ाना पड़ा। तो ये बहुत कॉन्वर्सेशन किया, बहुत डायलॉग्स हुआ, फिर इससे काम नहीं हुआ तो उसको क्या करना पड़ा? रुपया बढ़ाना पड़ा।
5-6 मील चलने के बाद शाम हो गई, सुनसान जंगल का मार्ग था, एकदम सुनसान मार्ग। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। किराया बढ़ाए जाने के कारण रजब के मन में गाड़ीवान के प्रति क्रोध था, बहुत गुस्सा आया कि ये रुपया बढ़ा लिया, क्योंकि रजब को पैसे से बहुत प्यार था, किंतु वो उसे प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो भी मुसीबत में था। रजब की योजना थी कि वहां से गांव बहुत दूर था, अथवा आगे चल के किसी पेड़ के नीचे नहीं ठहरना चाहता। रजब और गाड़ीवान की बातचीत हुई। रजब ने किराया बढ़ाने जाने का विरोध किया, तो गाड़ीवान कहने लगा, सेंतमेन में गाड़ी पर बैठना चाहते हो? सेंतमेन माने फ्री में बैठोगे क्या? तो रजब को गुस्सा आ गया। उसने गाड़ीवान से कहा कि मेरा नाम रजब है, अगर ज्यादा बात करेगा ना तो छुरी से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। माने वो अपना रियलिटी में आ गया। इससे क्या पता चलता है, जितना भी मीठा बनने का कोशिश करो, अंदर से जो वो बाहर आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया। यद्यपि इस बात को रजब गाड़ीवान से कहना नहीं चाहता था, फिर भी क्रोध में आके बोल दिया। रात का समय था, चारों ओर सुनसान जंगल था। रजब का क्रोध देखकर गाड़ीवान भयभीत हो गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि वह गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाएगा, शोरगुल मचाकर गांव वालों की मदद करेगा। ये गाड़ी वाला सोच रहा है कि वह रजब से पीछा छुड़ा लेगा, वह उसका किराया भी वापस कर देगा, किंतु जाएगा नहीं। वही वह सचमुच में उसे मार ना डाले तो उसको डर लग रहा है गाड़ी वाले को। बाबा ये तो ऐसा है, तो ये मेरे को मार दिया तो। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी खड़ी हो गई। किसी ने कठोर स्वर में कहा, खबरदार जो आगे बढ़े। माने आगे डाकू लोग आ गए। रजब ने सामने देखा तो 4-5 आदमी थे। कितने? 4 से 5 बड़े बड़े लठ माने लाठी लेकर आए। उन लठधारियों से एक ने तुरंत बोला, जुआरो माने जो अब 2 बैल होते उस पर पटका, और 2 लोग दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। माने 2 लोग आगे बैलों पर रोके कि आगे नहीं जा सकता, और 2 बैल साइड में आ गए। बैल बोल रहे, इंसान साइड में आ गए। गाड़ीवान तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गया, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं माने हेल्प नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। रजब ने नम्रता पूर्वक कहा, देख रहे हैं जहां टोन चेंज करना है वहां टोन चेंज कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, माने भागना चाहता था, किंतु एक जो लठ था लाठी वाला उसको पकड़ लिया। तब गाड़ीवान ने कहा कि किराए पर गाड़ी लेकर जा रहा था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। उन लिटोरियों में से एक ने रजब की ओर इशारा करके पूछा, यह कौन है बतला? मैंने गाड़ी वाले से पूछा, बताओ ये कौन है? गाड़ी वाले ने उत्तर दिया कि ललितपुर का कसाई है। रजब के सिर से जिस व्यक्ति ने लाठी उबारी थी, मैंने ऐसे रखा था, वह लाठी वही रह गई, क्योंकि वो ठाकुर का लाठी था। उसने पुनः पूछा कि तुम कसाई हो, सच बताओ। रजब ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मैं गरीब हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी औरत बीमार है। और उसकी औरत भी मूवी का सीन एकदम क्रिएट करने के लिए करहा रही है, जैसे ही बोला ना कि मैं बीमार, वो मेरी बीवी बीमार है, तो वो आ ऐसे कर रही है। लाठी वाले व्यक्ति ने अपने साथी से धीरे से कान में कहा कि इसका नाम रज्जब है, छोड़ो यहाँ से चलो, किंतु वह नहीं माना। माने एक इंसान है, वो नहीं मान रहा। बोला, दाऊ जी। यहाँ दाऊ जी किसको बोला गया? ठाकुर को। इसका खोपड़ा चकनाचूर करूंगा, साई कसाई कुछ नहीं जानते। इस बात को सुनकर लाठी वाले को गुस्सा आ गया, और वो बोला, छोड़ना ही पड़ेगा, इस पर हाथ नहीं उठाएंगे, और ना ही इसका पैसा छुएंगे। तभी दूसरा लाठी वाला गाड़ी पर चढ़ गया। उसने लाठी का एक सिरा रजब की छाती पर अड़ा कर, माने लाठी का एक कॉर्नर ऐसे मारा नहीं, लगा दिया ऐसे करके। तुरंत रुपया पैसा निकाल के देने का आदेश किया। नीचे खड़ी व्यक्ति ने उसे तीव्र स्वर माने तेज स्वर में बोला, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी पत्नी बीमार है। गाड़ी पर चढ़े हुए लठेत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूं, माने वो बीमार है तो मैं दवा हूं, ऐसे करके उसने पुनः रजब को धमकी दी। माने कौन मना कर रहे? ठाकुर। उस समय नीचे खड़े हुए व्यक्ति ने चेतावनी देते हुए उस लठेत से कहा कि खबरदार जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किया जाऊंगा। वह मेरी शरण आया था। गाड़ी पर चढ़ा लठेत तुरंत नीचे उतर गया। नीचे खड़े व्यक्ति दाऊ जी ने सभी लठेत साथियों से कहा कि सभी लोग अपने घर जाओ, राहगीरों माने ट्रैवलर्स को तंग मत करो। उसने गाड़ीवान से कहा, जा रे, हाँक ले गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचाना तब लौटना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। चलते समय उसने गाड़ीवान और रज्जब को भी चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम दोनों में से किसी ने भी इस बात की चर्चा की, या तो रज्जब या गाड़ी वाला, तो भूसी की आग में जलाकर खाक दूंगा। मैंने भूसा होता है ना, उसमें आग लगा के मार दूंगा, धमकी दिया। गाड़ीवान गाड़ी लेकर चला गया। जिस व्यक्ति ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी ना, वो बहुत दुखी हो गया, शुद्ध माने दुखी, और बोला, आगे से आपके साथ ना आऊंगा, मैं साथ नहीं आऊंगा। दाऊ जी ने उसे उत्तर दिया कि तुम ना आना, मैं अकेले बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। घात माने विश्वासघात। नहीं आना तो मत आना, बट कोई मेरे शरण में आता मैं उसे चीट नहीं करूंगा। इसका बाद गांठ बांध लो। तो याद रखना, यहाँ पे ठाकुर की क्या विशेषता है कि बातों का अटल रहना। इस प्रकार नीतिगत रूप से शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या मिला? सुरक्षा मिला,
अपना कर्तव्य समझा गया कि मेरा कर्तव्य क्या है कि अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो हमें उसका हेल्प करना चाहिए। तो तुम लोग भी क्या सीखे, जब भी कोई तुम्हारा हेल्प के लिए आ रहा है या ऐसे टाइम पे आ रहा है जब उसको मदद चाहिए, तो उसको कभी भी चीट मत करना, धोखा मत देना। तो यहाँ पर भी हमें यही मैसेज मिलता है। एक वीडियो ऐसा भी आप लोग के लिए आएगा गाइस, जिसमें मैं सबका मैसेज भी बताऊंगी। तो यहीं पर खत्म करते हैं हमारा शरणागत चैप्टर। चलिए, अगर समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा, आगे के चैप्टर्स फिर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।